दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही एक्साइटिंग बुक समरी लेकर आया हूँ। यह बुक समरी है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। दोस्तों, इस बुक के लेखक हैं जोसेफ मर्फी। जोसेफ मर्फी का जन्म आयरलैंड में हुआ और बाद में वे अमेरिका में बस गए। मनोविज्ञान में पीएचडी करने के बाद डॉक्टर मर्फी ने अपना अधिकांश जीवन पूर्वी धर्मों के अध्ययन में बिताया। शोध के सिलसिले में वे कई साल तक भारत में भी रहे। विश्व के सभी प्रमुख धर्मों का कई वर्षों तक अध्ययन करने के बाद उन्हें विश्वास हो गया कि पूरी सृष्टि में एक विराट शक्ति व्याप्त है और वह शक्ति हमारे भीतर है, हमारे अपने अवचेतन मन। तो आइए चलते हैं इस बुक की बुक समरी के लिए। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में 20 चैप्टर हैं। तो इस समरी को आप ध्यान से सुनें और वीडियो को स्किप ना करें, जिससे बहुत ही काम की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट सकती है। अगर आपने हमारे चैनल नाउ और नेवर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम क्वालिटी में कम्प्रोमाइज नहीं करते। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और आइए चलते हैं बुक समरी की ओर। इस बुक के लेखक कहते हैं, यह पुस्तक आपके जीवन में चमत्कार कैसे कर सकती है। मैंने दुनिया भर में सभी तरह के लोगों के जीवन में चमत्कार होते देखे हैं। चमत्कार आपके साथ भी हो सकते हैं, बशर्ते आप अपने अवचेतन मन की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू कर दें। यह पुस्तक आपको यह सिखाने के लिए लिखी गई है कि आप अपने अवचेतन मन की शक्ति से अपनी तकदीर खुद कैसे बनाएं। इंसान अपने अवचेतन मन में जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। क्या आप इन सवालों के जवाब जानते हैं? एक व्यक्ति दुखी क्यों होता है जबकि दूसरा खुश क्यों होता है? एक व्यक्ति सुखी और समृद्ध क्यों होता है जबकि दूसरा गरीब और दुखी क्यों होता है? एक व्यक्ति भयभीत और तनावग्रस्त क्यों होता है जबकि दूसरा आस्थावान और आत्मविश्वासी क्यों होता है? एक व्यक्ति के पास सुंदर आलीशान बंगला क्यों होता है जबकि दूसरा झोपड़पट्टी में क्यों रहता है? एक व्यक्ति बहुत सफल क्यों होता है जबकि दूसरा बुरी तरह असफल क्यों होता है? एक वक्ता उत्कृष्ट, बहुत अच्छा और असाधारण रूप से लोकप्रिय क्यों होता है जबकि दूसरा औसत और अलोकप्रिय क्यों हो जाता है? एक व्यक्ति अपने काम या पेशे में जीनियस क्यों होता है जबकि दूसरा जिंदगी भर मेहनत करने के बावजूद कुछ हासिल क्यों नहीं कर पाता? एक व्यक्ति तथाकथित असाध्य बीमारी से ठीक क्यों हो जाता है जबकि दूसरा नहीं हो पाता? इतने सारे अच्छे, दयालु और धार्मिक लोग इतनी ज्यादा मानसिक और शारीरिक यातना क्यों झेलते हैं? कई अनैतिक और अधर्मी लोग सफल, समृद्ध तथा स्वस्थ क्यों होते हैं? एक व्यक्ति का वैवाहिक जीवन सुख में क्यों होता है जबकि दूसरे का दुखी और कुंठित क्यों होता है? क्या आपके चेतन और अवचेतन मन की कार्यशैली में इन सवालों का कोई जवाब मिल सकता है? निश्चित रूप से मिल सकता है। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बुक में टोटल 20 चैप्टर है। आइए चलते हैं पहले चैप्टर की ओर। जो पहले चैप्टर का नाम है आपके भीतर बहुत बड़ा खजाना है। इस खजाने को हम कैसे जानेंगे? ये क्या है? पहले चैप्टर से मैंने भाग लिया है 2 मस्तिष्क। आपका मस्तिष्क एक है, लेकिन इसके 2 स्पष्ट और विशिष्ट कार्यकारी भाग होते हैं। इन दोनों का कार्य विभाजन मस्तिष्क के सभी विद्यार्थियों को काफी अच्छी तरह मालूम है। आपके मस्तिष्क के ये दोनों हिस्से एक दूसरे से मूलतः अलग हैं। इन दोनों के अपने विशिष्ट गुण और शक्तियां हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। मस्तिष्क के इन दोनों कार्यों में भेद करने के लिए कई नामों का प्रयोग किया जाता है, जैसे वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव और व्यक्तिनिष्ठ सब्जेक्ट, मन, चेतन और अवचेतन मन, जागृत और सुषुप्त मन, सती और गहरा स्वरूप, स्वैच्छिक और अनैच्छिक मन, पुरुष और स्त्री मन। नाम चाहे जो भी दिया जाए, इससे मस्तिष्क के मूल द्वैत का पता चलता है। इस पूरी पुस्तक में मैं आपके मस्तिष्क के 2 हिस्सों के लिए चेतन कॉन्शियस और अवचेतन सबकॉन्शियस मन का प्रयोग करूंगा। अगर आपको दूसरे शब्द आसान लगते हो तो आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। महत्वपूर्ण शुरुआती बात यह है कि मस्तिष्क की इस द्वैत प्रकृति को पहचान लिया जाए और स्वीकार कर लिया जाए। चेतन और अवचेतन मन। आपके मस्तिष्क के 2 तरफा कार्यों को जानने का एक अद्भुत तरीका यह है कि आप इसे एक बगीचा मान लें। आप माली हैं। आप अपने अवचेतन मन में हर दिन विचार के बीज बो रहे हैं। ज्यादातर समय आपको यह एहसास ही नहीं होता कि आप ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि बीज आपकी आदतन सोच पर आधारित होते हैं। जैसा आप अपने अवचेतन मन में बोते हैं, आपको अपने शरीर तथा परिस्थितियों में वैसी ही फसल काटनी पड़ती है। कल्पना करें कि आपका अवचेतन मन उपजाऊ मिट्टी है जो सभी तरह के बीजों की उगने में मदद करेगी, चाहे वे अच्छे हों या बुरे। अगर आप कांटे बोते हैं तो क्या आपको अंगूर मिल सकते हैं? अगर आप कटीली झाड़ियाँ बोते हैं तो क्या आपको अंजीर की फसल
मिल सकती है। हर विचार एक कारण है और हर परिस्थिति एक परिणाम है। इसी वजह से यह अनिवार्य है कि आप अपने विचारों पर नियंत्रण करें। सिर्फ इसी तरह इच्छित परिस्थितियां मिल सकती हैं। इसी समय शांति, खुशी, सही कर्म, सद्भावना और समृद्धि के विचारों के बीच होना शुरू कर दें। शांति और विश्वास से इन चीजों के बारे में सोचें। अपने चेतन तार्किक मन में इन्हें पूरी तरह स्वीकार करें। इन अद्भुत विचार बीजों को अपने मस्तिष्क के बगीचे में बोते रहें। आपको बहुत बढ़िया फसल मिलेगी। जब आपका मस्तिष्क सही तरीके से सोचता है, जब आप सच्चाई समझ लेते हैं, जब आपके अवचेतन मन तक पहुँचे विचार सृजनात्मक, सद्भावनापूर्ण और शांतिपूर्ण होते हैं, तो आपके अवचेतन की जादुई कार्यकारी शक्ति प्रतिक्रिया करेगी। यह उस विचार के लिए आवश्यक परिस्थितियों और उचित माहौल का निर्माण कर देगी। अपनी विचार प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने के बाद आप किसी भी समस्या या मुश्किल में अपने अवचेतन मन की शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। वास्तव में आप जानबूझकर हुए उस असीमित शक्ति और अटूट नियम के साथ सहयोग कर रहे हैं जो सभी चीजों पर लागू होता है। अपने चारों तरफ देखें। आप चाहे जहाँ रहते हो, आपकी सामाजिक स्थिति चाहे जैसी हो, आप देखेंगे कि अधिकांश लोग बाहर की दुनिया में जीते हैं। बहरहाल ज्यादा ज्ञानी लोग अपने अंदर की दुनिया में जीते हैं। उन्हें यह एहसास है जो आपको भी होगा कि अंदर की दुनिया से ही बाहर की दुनिया उत्पन्न होती है। जैसा इनपुट वैसा आउटपुट। आपके विचार, भावनाएं और सपने आपके अनुभव के जनक हैं। आंतरिक मन ही एकमात्र रचनात्मक शक्ति है। बाहरी संसार में आपको जितनी भी चीजें मिलती हैं, वे सभी आपने अपने मन के अंदरूनी संसार में उत्पन्न की है। चाहे आपने यह काम सचेतन रूप से किया हो या अचेतन रूप से। जब आप अपने चेतन और अवचेतन मन की आपसी कार्यविधि के बारे में सच्चाई जान लेंगे तो अपने जीवन की काया पलट करने में कामयाब हो जाएंगे। अगर आप बाहरी स्थितियों को बदलना चाहते हैं तो आपको उनके कारणों को बदलना होगा, अपने अंदर की स्थिति को बदलना होगा। अधिकांश लोग परिस्थितियों और स्थितियों से संघर्ष करके उन्हें बदलने की कोशिश करते हैं। यह समय और मेहनत की भयंकर बर्बादी है। वे यह नहीं देख पाते कि ये स्थितियाँ और परिस्थितियाँ किस कारण से उत्पन्न हुई हैं। अपने जीवन से मनमुटाव, दुविधा, कमी और सीमा को दूर करने के लिए आपको उसके मूल कारण को दूर करना होगा। कारण है वह तरीका जिससे आप अपने चेतन मन का प्रयोग करते हैं। वे विचार और तस्वीरें जो आप इसमें भरते हैं। कारण को बदल दें, परिणाम अपने आप बदल जाएगा। यह इतना ही आसान है। हम सभी असीमित दौलत के अथाह समुद्र में रहते हैं। आपका अवचेतन मन आपके चेतन विचारों के प्रति बहुत संवेदनशील होता है। ये चेतन विचार सांचे की तरह काम करते हैं जिनमें आपके अवचेतन का असीमित ज्ञान, बुद्धि, जीवन शक्ति और ऊर्जा प्रवाहित होती है। अगर आप सांचे को अधिक सकारात्मक बना दें तो आपको इस असीमित ऊर्जा से अधिक लाभ हो सकता है। इस पुस्तक का हर अध्याय सच्चे और प्रासंगिक उदाहरण देकर बताता है कि आप अवचेतन मन के नियमों को किस तरह लागू कर सकते हैं। जब आप इन तकनीकों का प्रयोग करना सीख लेंगे तो आप गरीबी के बजाय अमीरी, अंधविश्वास और अज्ञान के बजाय बुद्धिमानी, आंतरिक संघर्ष के बजाय शांति, असफलता के बजाय सफलता, दुखी के बजाय खुशी, अंधकार के बजाय प्रकाश, मतभेद के बजाय सद्भाव, डर के बजाय आत्मविश्वास तथा आस्था का अनुभव करने लगेंगे। क्या इनसे अद्भुत वरदान हो सकते हैं? कुछ भी नहीं। अधिकांश महान वैज्ञानिकों, कलाकारों, कवियों, गायकों, लेखकों और आविष्कारकों को चेतन तथा अवचेतन मन की कार्यविधि की गहरी समझ थी। इसी वजह से उन्हें अपने लक्ष्य हासिल करने की शक्ति मिली। एक बार महान ओपेरा गायक एनरिको कैरुसो मंच पर जाने से घबरा रहे थे। डर के मारे उनके गले की मांसपेशियां ऐंठ गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनके वाक तंतुओं को लकवा मार गया हो और वे बेकार हो गए हो। वे मंच के पीछे गायक की पोशाक पहने खड़े थे और उनके चेहरे पर पसीना बह रहा था। कुछ ही पल बाद उन्हें हजारों प्रशंसकों की भीड़ के सामने मंच पर जाकर गाना था। कांपते हुए उन्होंने कहा, मैं नहीं गा सकता, सब लोग मुझ पर हंसेंगे, मेरा करियर खत्म हो गया। वे अपने ड्रेसिंग रूम में जाने के लिए मुड़े, तभी अचानक वे रुककर चिल्लाए, छोटा मैं मेरे भीतर के बड़े मैं का गला दबाने की कोशिश कर रहा है। वे दोबारा मंच की ओर मुड़े और तनकर खड़े हो गए। उन्होंने छोटे मैं को आदेश दिया, बाहर निकल जाओ, बड़ा मैं गाना चाहता है। बड़े मैं से कैरुसो का मतलब अपने अवचेतन मन की असीमित शक्ति और बुद्धि से था। वे चिल्लाने लगे, बाहर निकल जाओ, बाहर निकल जाओ, बड़ा मैं गाने वाला है। अवचेतन मन ने प्रतिक्रिया करते हुए उनके भीतर की असीमित शक्तियों को मुक्त कर दिया। समय आने पर वे मंच पर गए और उन्होंने शानदार तरीके से गाया जिससे श्रोता मंत्र मुग्ध हो गए। आपने अब तक जो सीखा उससे आप समझ सकते हैं कि कैरुसो मस्तिष्क के दो स्तरों को समझते थे, चेतन या तार्किक स्तर और अवचेतन या अतार्किक स्तर। आपका अवचेतन मन प्रतिक्रियाशील है। यह आपके विचारों की प्रकृति के अनुरूप प्रतिक्रिया करता है। जब आपका चेतन मन कैरुसो
पुरुषों का छोटा मैं डर, चिंता और तनाव से भरा होता है तो आपके अवचेतन मन बड़े मैं में नकारात्मक भाव प्रवाहित होने लगते हैं। ये नकारात्मक भाव चेतन मन में दहशत, आशंका और निराशा भर देते हैं। जब आपके साथ ऐसा हो तो आप भी महान केरूसो के उदाहरण पर अमल कर सकते हैं। आप दृढ़ता और पूरे अधिकार से अपने अधिक गहरे मन में उत्पन्न अतार्किक भावों से कह सकते हैं, चुप रहो, शांत हो जाओ, मैं नियंत्रण में हूँ, तुम्हें मेरे आदेश का पालन करना होगा, तुम मेरी आज्ञा का पालन करने के लिए विवश हो, तुम वहाँ दखल नहीं दे सकते जो तुम्हारा क्षेत्र नहीं है। जब आप अपने अधिक गहरे स्वरूप की अतार्किक भावनाओं से दृढ़ता और अधिकार से यह बोलेंगे तो परिणाम देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। आपका मन शांति और सद्भाव से भर जाएगा। अवचेतन मन चेतन मन के अधीन रहता है, इसलिए इसे अवचेतन कहा जाता है। यहाँ पर मैं आपको याद रखने के लिए 10 पॉइंट देता हूँ। खजाना आपके भीतर है, अपनी दिली इच्छा का जवाब भीतर खोजो। नंबर 2, सभी युगों के महान व्यक्तियों का महान रहस्य यह था कि उनमें अपने अवचेतन मन की शक्तियों से संपर्क करने और उन्हें मुक्त करने की प्रतिभा थी। आप भी ऐसा ही कर सकते हैं। नंबर 3, आपके अवचेतन मन के पास सारी समस्याओं के जवाब हैं। अगर आप सोने से पहले अवचेतन मन से कहें मैं सुबह 6 बजे उठना चाहता हूँ तो यह आपको ठीक उसी समय जगा देगा। नंबर 4, आपका अवचेतन मन आपके शरीर का निर्माता है और आपका उपचार करता है। हर रात आदर्श सेहत के विचार के साथ सोने जाएं और आपका वफादार सेवक यानी अवचेतन मन आपके आदेश का पालन करेगा। नंबर 5, हर विचार एक कारण है और हर परिस्थिति एक परिणाम है। नंबर 6, अगर आप पुस्तक लिखना चाहते हैं, बढ़िया नाटक लिखना चाहते हैं, अपने श्रोताओं के सामने बेहतर भाषण देना चाहते हैं तो यह विचार भावना और प्रेम के साथ अपने अवचेतन मन तक पहुंचा दें। वह इस पर इसी अनुरूप प्रतिक्रिया करेगा। नंबर 7, आप जहाज के कैप्टन की तरह हैं, आपको सही निर्देश देने होंगे वरना जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा। इसी तरह से आपको अपने अवचेतन मन को सही आदेश, विचार और तस्वीरें देने होंगे जो आपके सभी अनुभवों को नियंत्रित करता है। नंबर 8, इस तरह के वाक्यों का प्रयोग कभी न करें, मेरे पास इसके लिए पैसे नहीं हैं या मैं यह काम नहीं कर सकता। आप जो सोचते हैं आपका अवचेतन मन उसी बात को सच मान लेता है। वह यह सुनिश्चित करता है कि आपके पास कभी पैसे ना रहे या वह काम करने की क्षमता ना रहे जो आप करना चाहते हैं। इसके बजाय दृढ़ता से कहें मैं अपने अवचेतन मन की शक्ति से सारे काम कर सकता हूँ। नंबर 9, जीवन का नियम विश्वास का नियम है। विश्वास आपके मस्तिष्क का एक विचार है। उन चीजों में विश्वास ना करें जो आपको नुकसान या चोट पहुंचाए। अपने अवचेतन की शक्तियों में विश्वास करें। यह विश्वास रखें कि वे आपका उपचार करेंगी, प्रेरित करेंगी, शक्तिशाली और समृद्ध बनाएंगी। आपके विश्वास के अनुरूप ही आपको मिलेगा। अपने विचारों को बदल लें, आपकी तकदीर खुद ब खुद बदल जाएगी। दूसरा चैप्टर है आपका मस्तिष्क कैसे काम करता है। दूसरे अध्याय से उसने किस तरह बुरे स्वभाव पर काबू पाया। एक व्यक्ति मेरे पास परामर्श लेने आया। उसका वैवाहिक जीवन और करियर दोनों ही गंभीर संकट में थे। यूडी की समस्या यह थी कि वह बहुत चिड़चिड़ा और गुस्सैल था। वह इसके बारे में खुद चिंतित था, लेकिन अगर कोई दूसरा इस बारे में उससे बात करने की कोशिश करता तो वह आग बबूला हो उठता। वह खुद से बार बार कहता था कि सब लोग उसे सता रहे थे और उसे उनसे अपनी रक्षा करनी थी। इस नकारात्मक आत्म सुझाव को दूर करने के लिए मैंने उसे सकारात्मक आत्म सुझाव का प्रयोग करने की सलाह दी। दिन में कई बार सुबह, दोपहर और रात को सोने से पहले उसे खुद से बार बार यह कहना था, आगे से मैं ज्यादा अच्छे स्वभाव का बनूंगा। अब मेरी सामान्य मनोदशा खुशी, सुख और खुश मिजाजी की हो रही है। हर दिन मैं अधिक प्रेम करने काबिल और समझदार बन रहा हूँ। मैं अपने आसपास के सभी लोगों के लिए आनंद और सद्भावना का केंद्र रहूंगा तथा अपने अच्छे व्यवहार से उन्हें खुश कर दूंगा। यह सुखद खुशनुमा स्वभाव अब मेरी सामान्य सहज मानसिक स्थिति बन रही है। मैं एहसानमंद हूँ। थैंक यू। 1 महीने बाद उसकी पत्नी और सहकर्मी कहने लगे कि अब उसके साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। बाहरी सुझाव पर कुछ टिप्पणियाँ। अब बात करता हूँ बाहरी सुझाव। बाहरी सुझाव का मतलब है किसी दूसरे व्यक्ति के सुझाव। सभी युगों और दुनिया के हर हिस्से में सुझाव की शक्ति ने मानव जाति के जीवन में प्रमुख भूमिका निभाई है। राजनीतिक मान्यताएं, धार्मिक आस्थाएं और सांस्कृतिक परंपराएं बाहरी सुझाव की शक्ति की बदौलत ही फलती फूलती और कायम रहती है। सुझाव का प्रयोग स्वयं को अनुशासित और नियंत्रित करने के साधन के रूप में किया जा सकता है। इसका प्रयोग दूसरों पर नियंत्रण करने के लिए भी किया जाता है जिन्हें मस्तिष्क के नियमों की समझ नहीं है। सृजनात्मक रूप में यह अद्भुत और बेहतरीन है। नकारात्मक रूप में यह मस्तिष्क की प्रतिक्रिया की सभी प्रतिमानों में सबसे विध्वंसात्मक है। इसके परिणाम दुख, असफलता, कष्ट, बीमारी और तबाही हो से। जो बाहरी सुझाव पर चलते हैं उन्हें ये परिणाम
परिणाम मिल सकते हैं। दूसरे चैप्टर से मैं कुछ पॉइंट याद रखने के लिए लेकर आया हूँ। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचेंगे तो बुरा होगा। आप वही बनेंगे जो आप दिन भर सोचते हैं। नंबर 2, आपका अवचेतन मन आपके साथ बहस नहीं करता है, यह आपके चेतन मन के आदेश को चुपचाप मान लेता है। अगर आप कहते हैं मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता, तो आपका अवचेतन इसे सच बनाने के लिए काम करने लगता है। कोई ज्यादा अच्छा विचार चुने, इसके बजाय इसे यह आदेश दें मैं इसे खरीदूंगा, मैं इसे अपने मन में स्वीकारता हूँ। नंबर 3, आपके पास चुनने की शक्ति है। स्वास्थ्य और खुशी को चुने। आप दोस्ताना या गैर दोस्ताना होने का चुनाव कर सकते हैं। सहयोगी, खुश, दोस्ताना, प्रेम करने योग्य बनने का चुनाव करेंगे तो सारा संसार प्रतिक्रिया करेगा। अद्भुत व्यक्तित्व विकसित करने का यह सबसे अच्छा तरीका है। नंबर 4, आपका चेतन मन द्वारपाल है। इसका प्रमुख काम झूठी छापों से आपके अवचेतन मन की रक्षा करना है। यह विश्वास करने का चुनाव करें कि कोई अच्छी चीज हो सकती है और अभी हो रही है। चुनाव करने की क्षमता आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। खुशी और प्रचुरता का चुनाव करें। नंबर 5, दूसरों के सुझावों और बातों में आपको चोट पहुंचाने की जरा भी शक्ति नहीं है। एकमात्र शक्ति आपके अपने विचारों में है। आप दूसरों के विचारों या सुझावों को अस्वीकृत करने का चुनाव कर सकते हैं और अच्छे विचारों को दृढ़ता से कह सकते हैं। आपके पास यह चुनाव करने की शक्ति है कि आप कैसी प्रतिक्रिया करेंगे। नंबर 6, अपने शब्दों पर ध्यान दें। आपको हर आलसी शब्द का हिसाब देना होगा। कभी यह न कहें मैं असफल हो जाऊंगा, मेरी नौकरी छूट जाएगी, मैं किराया नहीं चुका सकता। आपका अवचेतन मन मजाक नहीं समझ सकता, यह इन चीजों को हकीकत में बदल देता है। नंबर 7, आपका मस्तिष्क बुरा नहीं है। प्रकृति की कोई भी शक्ति बुरी नहीं है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप प्रकृति की शक्तियों का कैसा प्रयोग करते हैं। अपने मस्तिष्क का प्रयोग हर जगह सभी लोगों को वरदान देने, उपचार करने और प्रेरित करने के लिए करें। कभी यह न कहें मैं नहीं कर सकता। इस सेंटेंस की जगह आप दूसरा सेंटेंस कहें मैं अपने अवचेतन मन की शक्ति से सारे काम कर सकता हूँ। नंबर 9, डर, अज्ञान और अंधविश्वास के बजाय शाश्वत सत्यों और जीवन के सिद्धांतों के दृष्टिकोण से सोचना शुरू करें। दूसरों को अपने लिए सोचने की अनुमति न दें। अपने विचार खुद चुनें, अपने निर्णय खुद लें। नंबर 10, आप अपनी आत्मा अवचेतन मन के कप्तान हैं, कैप्टन हैं और अपनी तकदीर के मालिक हैं। याद रखें आपके पास चुनने की क्षमता है। जिंदगी चुने, प्रेम चुने, सेहत चुने, खुशी चुने। नंबर 11, आपका चेतन मन जिसे भी सच मानता है, आपका अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेगा और हकीकत बना देगा। खुशकिस्मती, देवी मार्गदर्शन, सही कर्म और जीवन की सभी नियामतों में विश्वास करें। तीसरा चैप्टर है आपके अवचेतन मन की चमत्कारी शक्ति। तीसरे चैप्टर से मैंने लिया है आप अपने अवचेतन मन से अपने लिए कैसे काम करवा सकते हैं। पहली बात तो यह एहसास करना है कि आपका अवचेतन मन हमेशा काम करता है। यह रात दिन सक्रिय रहता है, चाहे आप इस पर काम करें या ना करें। आपका अवचेतन आपके शरीर का निर्माता है, लेकिन आप इस खामोश प्रक्रिया को चेतन रूप से देख या सुन नहीं सकते। आपका पाला हर बार अपने अवचेतन मन के बजाय अपने चेतन मन से पड़ता है। बस अपने चेतन मन से सर्वश्रेष्ठ की आशा करते रहें और यह पक्का करें कि आपके आदतन विचार अच्छी, सुंदर, सच्ची, न्यायपूर्ण और सद्भावनापूर्ण चीजों पर केंद्रित हो। अपने चेतन मन का ध्यान रखें और दिल में जान लें कि आपका अवचेतन मन आपके ही आदतन विचारों के अनुरूप परिणाम दे रहा है, व्यक्त कर रहा है और परिस्थितियां बना रहा है। याद रखें जिस तरह पानी उसी पाइप का आकार ले लेता है जिसमें से यह बहता है, उसी तरह आप में जीवन सिद्धांत आपके विचारों की प्रकृति के अनुरूप प्रवाहित होता है। दावा करें कि आपके अवचेतन की उपचारक शक्ति आपके भीतर सामंजस्य, सेहत, शांति, सुख और प्रचुरता के रूप में प्रवाहित हो रही है। ज्ञानी व्यक्ति या प्यारे मित्र के रूप में इसकी कल्पना करें। दृढ़ता से यकीन करें कि यह आपके भीतर लगातार प्रवाहित हो रहा है, आपको सजीव बना रहा है, प्रेरित कर रहा है और समृद्ध बना रहा है। यह इसी तरीके से प्रतिक्रिया करेगा जैसा आप यकीन करेंगे वैसा ही आपको मिलेगा। तीसरे अध्याय से आपको 9 बातें याद रखनी है। पहली, आपका अवचेतन मन आपके शरीर की सभी महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है और सभी समस्याओं के जवाब जानता है। सोने से पहले अपने अवचेतन मन से कोई विशिष्ट आग्रह करें और इसकी चमत्कारी शक्ति देखें। आप अपने अवचेतन मन पर जो भी छाप छोड़ते हैं वह परिस्थितियों, अनुभवों और घटनाओं के रूप में व्यक्त होती है। इसलिए चेतन मन में मौजूद विचारों के बारे में सतर्क रहे। नंबर 4, क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम शाश्वत है। आपका विचार क्रिया है और उस विचार पर आपका अवचेतन मन स्वतः प्रतिक्रिया करता है। अपने विचारों पर नजर रखें। नंबर 5, सारी कुंठा अधूरी इच्छाओं के कारण पैदा होती है। अगर आप बाधाओं, विलंब और मुश्किलों पर ध्यान
केंद्रित करेंगे तो आपका अवचेतन मन उसी अनुरूप प्रतिक्रिया करेगा और इस तरह आप अपनी ही भलाई को रोक देंगे। नंबर 6, जीवन का सिद्धांत आपके भीतर लयबद्ध और सामंजस्य पूर्ण तरीके से प्रवाहित हो सकता है, बशर्ते आप चेतन रूप से दृढ़ता से कहेंगे, मैं विश्वास करता हूँ कि जिस अवचेतन मन ने मुझे यह इच्छा दी है वही इसे मेरे द्वारा पूरा करा रहा है। इससे सारे संघर्ष खत्म हो जाते हैं। नंबर 7, आप चिंता, तनाव और डर के कारण अपने हृदय, फेफड़ों और अन्य अंगों की सामान्य लय को गड़बड़ कर सकते हैं। अपने अवचेतन में सद्भाव, सेहत और शांति के विचार भरें। इससे आपके शरीर की समूची कार्य प्रणाली दोबारा सामान्य हो जाएगी। नंबर 8, अपने चेतन मन से सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद करते रहें। आपका अवचेतन मन निष्ठा से आपके आत्म विचारों को साकार कर देगा। नंबर 9, अपनी समस्या के सुखद अंत या समाधान की कल्पना करें। उपलब्धि के रोमांच को महसूस करें। आप जो भी कल्पना करेंगे या महसूस करेंगे उसे आपका अवचेतन मन स्वीकार करके परिणाम में बदल देगा। चैप्टर नंबर 4, प्राचीन काल में मानसिक उपचार। सुझाव से फोड़े उत्पन्न करना। वर्णहीन बताते हैं कि उन्होंने एक मरीज की पीठ पर डाक टिकट चिपका कर उसे सुझाव दिया कि उसे फोड़ा हो गया है। इस तरह के प्रदर्शनों की पुष्टि दुनिया के कई हिस्सों में कई डॉक्टरों के प्रयोगों और अनुभवों में हुई है। प्रमाणों को देखते हुए शंका की कोई गुंजाइश नहीं है कि मौखिक सुझाव देकर रोगियों के शरीर में संरचनात्मक परिवर्तन किए जा सकते हैं। खून निकलने का कारण। सुझाव से खून भी निकलवाया जा सकता है। इसे प्रदर्शित करते हुए डॉक्टर एम्ब्रू ने एक व्यक्ति पर सम्मोहन करके उसे यह सुझाव दिया, आज दोपहर 4 बजे तक मेरे ऑफिस में आओगे, इस कुर्सी पर बैठोगे और सीने पर हाथ बांध लोगे, इसके बाद तुम्हारी नाक से खून बहने लगेगा। दोपहर को उस युवक ने ठीक वही किया जैसा उसे सुझाव दिया गया था। जब उसने अपने हाथ बांध लिए तो उसके बाएं नथने से खून की कुछ बूंदें टपक गई। एक और मौके पर गुरु ने एक रोगी को सम्मोहित करके उसका नाम उसकी बाह पर एक औजार की बोतली नोक से लिख दिया। फिर गुरु ने कहा, आज दोपहर 4 बजे तुम सो जाओगे, मेरी खींची लाइनों पर तुम्हारे हाथ से खून निकलेगा जिससे तुम्हारा नाम हाथ पर उभर आएगा। उस दोपहर रोगी पर नजर रखी गई। 4 बजे वह सो गया। उसकी बाएं बाह पर अक्षर चमकने लगे और कई जगहों पर खून की बूंदें भी दिखने लगी। हालांकि अक्षर धीरे धीरे मिट गए, लेकिन 3 महीने बाद भी वे धुंधले दिख रहे थे। ये तथ्य पहले बताई गई 2 आधारभूत मान्यताओं को सही साबित करते हैं। अवचेतन मन हमेशा सुझाव की शक्ति का पालन करता है और शरीर के कार्यों, अनुभूतियों और स्थितियों पर पूरा नियंत्रण करता है। पूर्व में बताए गए सभी उदाहरण बताते हैं कि नाटकीय तरीके से दिए गए सुझाव बहुत असामान्य स्थितियों को प्रेरित कर सकते हैं। ये इस बात का सबूत है कि व्यक्ति अपने दिल अवचेतन मन में जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। चौथे चैप्टर से आपके लिए याद रखने के लिए कुछ पॉइंट हैं। खुद को बार बार याद दिलाएं कि उपचारक शक्ति आपके अवचेतन मन में है। नंबर 2, जान ले कि आस्था जमीन में बोए बीज की तरह है। यह अपनी तरह के फल देती है। अपने मन में विचार का बीज बोले, इसे उम्मीद का पानी और खाद दें, यह वास्तविकता में बदल जाएगा। नंबर 3, किसी पुस्तक, नए आविष्कारक या नाटक का विचार आपके मस्तिष्क में हकीकत है, इसलिए आप इस बात पर यकीन कर सकते हैं कि यह इस समय आपके पास है। अपने विचार, योजना या आविष्कारक की वास्तविकता पर यकीन करें। जब आप ऐसा करेंगे तो यह प्रकट हो जाएगा। नंबर 4, किसी और के लिए प्रार्थना करते समय यह जान लें कि पूर्णता, सुंदरता और आदर्श का आपका आंतरिक ज्ञान किसी दूसरे के अवचेतन मन के नकारात्मक स्वरूप को बदल सकता है तथा अद्भुत परिणाम दे सकता है। नंबर 5, आप विभिन्न धर्म स्थलों पर जिन चमत्कारी उपचारों के बारे में सुनते हैं वे कल्पना शक्ति और अंधी आस्था के कारण होते हैं, जो अवचेतन मन पर कार्य करके उपचारक शक्ति को मुक्त करती है। नंबर 6, सारे रोग मस्तिष्क में पैदा होते हैं। कोई भी चीज शरीर पर तब तक प्रकट नहीं होती जब तक कि उसके अनुरूप मानसिक संरचना न हो। नंबर 7, सम्मोहन के सुझाव से लगभग हर रोग के लक्षण बंद किए जा सकते हैं। इससे पता चलता है कि आपके विचार कितने शक्तिशाली हैं। नंबर 8, विचार की सिर्फ एक ही प्रक्रिया है और वह है आस्था, विश्वास। सिर्फ एक ही उपचारक शक्ति है और वह है आपका अवचेतन मन। नंबर 9, चाहे आपकी आस्था की वस्तु सच्ची हो या झूठी, आपको परिणाम मिलेंगे। आपका अवचेतन मन आपके मस्तिष्क के विचार पर प्रतिक्रिया करता है। आस्था को अपने
अपने मस्तिष्क के विचार के रूप में देखें, इतना ही काफी है। दोस्तों, यह है बुक समरी द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की है। आज की इस समरी में हमने सीखा कि आपके भीतर बड़ा खजाना है। नंबर 2, आपका मस्तिष्क कैसे काम करता है। नंबर 3, आपके अवचेतन मन की चमत्कारी शक्ति। नंबर 4, प्राचीन काल में मानसिक उपचार। दोस्तों, अगर आपको आज की बुक समरी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपसे मिलता हूं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।